नमस्कार, मैं हूं जल्पा क्षत्रिय और आप देख रहे हो राष्ट्र प्रथम। राष्ट्र की भक्ति करते हैं, किसी पक्ष की भक्ति नहीं। नरेंद्र मोदी गुरुवार को एससीओ राष्ट्र अध्यक्षों के शिखर सम्मेलन में शामिल होने के लिए समरकंद पहुंचे। मेजबान देश उज्बेकिस्तान के राष्ट्रपति शवकत मिर्जियोयेव के निमंत्रण पर भाग लेने वह पहुंचे थे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का हवाई अड्डे पर उनके उज्बेक समक्ष अब्दुल्ला अरीपोव, कई मंत्रियों, समरकंद क्षेत्र के राज्यपाल और अन्य वरिष्ठ अधिकारियों ने गर्मजोशी से स्वागत किया। आपको बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उज्बेकिस्तान के राष्ट्रपति शवकत मिर्जियोयेव के साथ मुलाकात भी की। सम्मेलन से पहले सभी नेताओं की ग्रुप फोटोग्राफी भी हुई, जिसके बाद बैठक का प्रारंभ हुआ, जिसमें पीएम नरेंद्र मोदी ने एससीओ समिट 2022 को संबोधित करते हुए कहा कि पूरा विश्व कोविड-19 महामारी के बाद आर्थिक रिकवरी की चुनौतियों का सामना कर रहा है। ऐसे में एससीओ की भूमिका बढ़ गई है। आज पूरा विश्व महामारी के बाद आर्थिक रिकवरी की चुनौतियों का सामना कर रहा है। एससीओ की भूमिका बहुत महत्वपूर्ण है। एससीओ के सदस्य देश वैश्विक जीडीपी में लगभग 30% का योगदान देते हैं और विश्व की 40% जनसंख्या भी एससीओ देशों में निवास करती है। भारत एससीओ सदस्यों के बीच अधिक सहयोग और आपसी विश्वास का समर्थन करता है। महामारी और यूक्रेन के संकट से ग्लोबल सप्लाई चेन्स में कई बाधाएं उत्पन्न हुई, जिसके कारण पूरा विश्व अभूतपूर्व ऊर्जा एवं खाद्य संकट का सामना कर रहा है। एससीओ को हमारे क्षेत्र में विश्वस्त, रेजिलिएंट और डाइवर्सिफाइड सप्लाई चेन्स विकसित करने के लिए प्रयत्न करने चाहिए। इसके लिए बेहतर कनेक्टिविटी की आवश्यकता तो होगी ही, साथ ही यह भी महत्वपूर्ण होगा कि हम सभी एक दूसरे को ट्रांजिट का पूरा अधिकार दें। पीएम नरेंद्र मोदी ने यह भी कहा कि हम भारत को एक मैन्युफैक्चरिंग हब बना रहे हैं। इस साल भारत की अर्थव्यवस्था के 7.5% की दर से बढ़ने की उम्मीद है। ये प्रसन्नता की बात है कि भारत विश्व की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्थाओं में से तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्था है। हम भारत को एक मैन्युफैक्चरिंग हब बनाने पर प्रगति कर रहे हैं। भारत का युवा और प्रतिभाशाली वर्कफोर्स को मैं स्वाभाविक रूप से कॉम्पिटिटिव बनाता है। इस वर्ष भारत की अर्थव्यवस्था में 7.5% वृद्धि की आशा है, जो विश्व की बड़ी इकोनॉमीज में सबसे अधिक होगी। हमारे पीपल सेंट्रिक डेवलपमेंट मॉडल में टेक्नोलॉजी के उचित उपयोग पर भी बहुत फोकस दिया जा रहा है। हम प्रत्येक सेक्टर में इनोवेशन का समर्थन कर रहे हैं। आज भारत में 70,000 से अधिक स्टार्टअप्स हैं, जिनमें से 100 से अधिक यूनिकॉर्न है। हमारे ये अनुभव कई अन्य एससीओ सदस्यों के भी काम आ सकता है। इसी उद्देश्य से हम एक नए स्पेशल वर्किंग ग्रुप ऑन स्टार्टअप्स एंड इनोवेशन की स्थापना करके एससीओ के सदस्य देशों के साथ अपना अनुभव साझा करने के लिए तैयार हैं। इसके अलावा पीएम नरेंद्र मोदी ने यह भी कहा कि खाद्य संकट से निपटने के लिए एससीओ देशों को मिलेट्स की खेती पर जोर देना चाहिए। भारत विश्व के मेडिकल टूरिज्म के लिए सबसे किफायती डेस्टिनेशन में से एक है। हमें एससीओ देशों के बीच ट्रेडिशनल मेडिसिन पर सहयोग बढ़ाना चाहिए। विश्व आज एक और बड़ी चुनौती का सामना कर रहा है, और यह है हमारे नागरिकों की खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करना। इस समस्या का एक संभावित समाधान है मिलेट्स की खेती और उपभोग को बढ़ावा देना।
मिलेट्स एक ऐसा सुपरफूड है जो न सिर्फ एससीओ देशों में बल्कि विश्व के कई भागों में हजारों सालों से उगाया जा रहा है और खाद्य संकट से निपटने के लिए एक पारंपरिक, पोषक और कम लागत वाला विकल्प है। वर्ष 2023 को यूएन इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट्स के रूप में मनाया जाएगा। हमें एससीओ के अंतर्गत एक मिलेट फूड फेस्टिवल के आयोजन पर विचार करना चाहिए। भारत आज विश्व के मेडिकल एंड वेलनेस टूरिज्म के लिए सबसे किफायती डेस्टिनेशन में से एक है। अप्रैल 2022 में गुजरात में WHO ग्लोबल सेंटर फॉर ट्रेडिशनल मेडिसिन का उद्घाटन किया गया। पारंपरिक चिकित्सा के लिए यह WHO का पहला और एकमात्र ग्लोबल सेंटर होगा। हमें एससीओ देशों के बीच ट्रेडिशनल मेडिसिन पर सहयोग बढ़ाना चाहिए। इसके लिए भारत एक नए एससीओ वर्किंग ग्रुप ऑन ट्रेडिशनल मेडिसिन पर पहल लेगा। अब आपको बता दें कि संघाई सहयोग संगठन यानी कि एससीओ शिखर सम्मेलन की भारत अगले साल मेजबानी करेगा। इस मौके पर चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने इसके लिए भारत को बधाई दी है। उन्होंने कहा कि हम अगले साल भारत की अध्यक्षता में होने वाली बैठक का समर्थन करते हैं। तो रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने भी भारत को अगले साल एससीओ समिट की मेजबानी के लिए बधाई दी। अब आपको बता दें कि इस बैठक के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उज्बेकिस्तान के समरकंद में एससीओ शिखर सम्मेलन के मौके पर तुर्की के राष्ट्रपति तैयब एर्दोगन के साथ द्विपक्षीय बैठक भी की। पीएमओ ने बताया कि दोनों नेताओं ने विभिन्न क्षेत्रों में द्विपक्षीय सहयोग को गहरा करने की तरीकों पर भी चर्चा की, जिसके बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने उज्बेकिस्तान के समरकंद में एससीओ शिखर सम्मेलन के इतर द्विपक्षीय वार्ता की। इस दौरान दोनों नेताओं के बीच विभिन्न वैश्विक मुद्दों पर भी बातचीत हुई। पुतिन ने पीएम मोदी को रूस आने का न्योता भी दिया। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के साथ द्विपक्षीय बैठक में पीएम मोदी ने कहा कि आज भी दुनिया के सामने जो सबसे बड़ी समस्याएं हैं, खासकर विकासशील देशों के लिए फूड सिक्योरिटी, फ्यूल सिक्योरिटी, उर्वरकों की जो समस्या है उस पर हमें रास्ते निकालने होंगे। आपको भी उस पर पहल करनी होगी। इसके अलावा पीएम मोदी ने यह भी कहा कि मैं आपका और यूक्रेन का आभार व्यक्त करना चाहूंगा कि संकट के काल में शुरू में जब हमारे हजारों छात्र यूक्रेन में फंसे थे, आपकी और यूक्रेन की मदद से हमारे छात्रों को हम निकाल पाए। उन्होंने ये भी कहा कि आज का युग युद्ध का नहीं है। हमने फोन पर आपके साथ कई बार बात भी की है कि लोकतंत्र, कूटनीति और संवाद दुनिया को एक स्पर्श करती है। हम पिछले कई दशकों से हर पल एक दूसरे के साथ रहे हैं। लगातार दोनों देश इस क्षेत्र की भलाई के लिए काम भी कर रहे हैं। आज एससीओ समिट में भी आपने भारत के लिए जो भावनाएं व्यक्त की है उसके लिए मैं आपका आभारी हूँ। और जिसके साथ पीएम मोदी ने यह भी कह दिया कि हमारी यात्रा 2001 से जारी है। 22 साल में हमारे रिश्ते बहुत मजबूत हुए हैं और ये और भी मजबूत होते जा रहे हैं। पूरी दुनिया हमारे अटूट रिश्ते से वाकिफ है। हमें मिलकर काम करना होगा। तो रूसी राष्ट्रपति पुतिन ने भी पीएम मोदी के साथ द्विपक्षीय बैठक के दौरान ये कह दिया कि मैं यूक्रेन में संघर्ष पर आपकी स्थिति और आपकी चिंताओं के बारे में भी जानता हूँ। हम चाहते हैं कि यह सब जल्द से जल्द खत्म हो। हम आपको वहां क्या हो रहा है इसकी जानकारी देते रहेंगे। तो पुतिन ने पीएम मोदी से यह भी कहा कि कल आपका जन्मदिन है। हमारी रूसी संस्कृति में अग्रिम बधाई नहीं दी जाती, पर मैं आपको बताना चाहूंगा कि मुझे आपके जन्मदिन के बारे में पता है। मैं आपको शुभकामनाएं देता हूं। इस दौरान दोनों नेता खिलखिलाकर हंसते हुए भी नजर आए। अब ये तो सारी चर्चाएं हो गई कि एससीओ समिट 2022 क्या है, जिसमें क्या वार्तालाप हुआ। द्विपक्षीय अगर हम बैठक की बात करें तो उसमें भी क्या बातचीत हुई। लेकिन अब यह भी जान लेना जरूरी है कि ये एससीओ है क्या। अगर गौर करें कि एससीओ है क्या, तो अप्रैल 1996 में एक बैठक हुई। इसमें चीन, रूस, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान और ताजिकिस्तान शामिल हुए।
इस बैठक का मकसद था आपस में एक दूसरे के नस्लीय और धार्मिक तनावों को दूर करने के लिए सहयोग करना। तब इसे संघाई 5 कहा गया था। हालांकि सही मायनों में इसका गठन 15 जून 2001 को हुआ। तब चीन, रूस, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, तंजाकिस्तान और उज्बेकिस्तान ने संघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना की। इसके बाद नस्लीय और धार्मिक तनावों को दूर करने के अलावा कारोबार और निवेश बढ़ाना भी मकसद बन गया। 1996 में जब संघाई 5 का गठन हुआ तब इसका मकसद था कि चीन और रूस की सीमाओं पर तनाव कैसे रोका जाए और कैसे उन सीमाओं को सुधारा जाए। ये इसीलिए क्योंकि उस समय बने नए देशों में तनाव था। आपको बता दें कि ये मकसद सिर्फ 3 साल में ही हासिल हो गया, इसीलिए इसे सबसे प्रभावी संगठन माना जाता है। अब ये तो चर्चा होगी कि आखिरकार ये SCO है क्या, लेकिन अब ये भी जान लेना हमारे लिए जरूरी है कि ये जो SCO है इसमें कौन कौन से देश इसके सदस्य हैं। आइए करते हैं हम एक नजर। भारत, रूस, चीन और पाकिस्तान समेत इसके कुल 8 स्थायी सदस्य हैं। साथ में आपको ये भी बता दें कि 6 देश यानी कि आर्मीनिया, अजरबैजान, कंबोडिया, नेपाल, श्रीलंका और टर्की SCO के डायलॉग पार्टनर है। अगर 4 देशों की बात करें तो अफगानिस्तान, ईरान, बेलारूस और मंगोलिया इसके ऑब्जर्वर सदस्य है। अब ये भी चर्चा हमने कर ली कि SCO क्या है और उसके सदस्य कौन कौन से देश हैं, तो इसके साथ ये जान लेना भी आवश्यक है कि कितना ताकतवर है ये SCO, यानी कि इसका मकसद क्या है ये तो हम जान चुके हैं, लेकिन ये कितना ताकतवर है अगर इस विषय पर नजर हम करें तो आपको बता दें कि इस संगठन में यूरेशिया यानी यूरोप और एशिया का 60% से ज्यादा क्षेत्रफल है। तो दुनिया की 40% से ज्यादा आबादी इसके सदस्य देशों में रहती है। साथ ही दुनिया की GDP में इसकी 1/4 हिस्सेदारी है। इसके सदस्य देशों में संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के 2 स्थायी सदस्य यानी कि चीन और रूस और 4 परमाणु शक्तियां यानी कि चीन, रूस, भारत और पाकिस्तान शामिल है। अब ये भी हमने जान लिया कि SCO कितना ताकतवर है, क्योंकि स्थायी देशों के साथ परमाणु शक्तियां भी इसमें उपलब्ध हैं, यानी कि ऐसे देश भी शामिल है। अब इसमें हम खास तौर पर गौर करना चाहेंगे कि आखिरकार ये भारत का रोल SCO में क्या रहा है। आइए करते हैं हम एक नजर। तो 2005 में कजाकिस्तान के अस्ताना में हुई समिट में भारत, पाकिस्तान, ईरान और मंगोलिया ने भी हिस्सा लिया। यह पहली बार था जब SCO समिट में भारत शामिल हुआ था। 2017 तक भारत SCO का पर्यवेक्षक देश रहा। तो 2017 में SCO की 70वीं समिट में संगठन के विस्तार के तहत भारत और पाकिस्तान को पूर्णकालिक सदस्य का दर्जा दिया गया। SCO को इस समय दुनिया का सबसे बड़ा क्षेत्रीय संगठन माना जाता है। तो आपको यह भी बता दें कि इस संगठन में चीन और रूस के बाद भारत सबसे बड़ा देश है। अगर यह समझा जाए कि भारत SCO का इसका सदस्य क्यों बना, तो याद कीजिए कि SCO का मकसद क्या है। उसका मकसद है आपसी सहयोग और आतंकवाद, अलगाववाद और चरमपंथ से लड़ाई। यानी भारत के हिसाब से देखें तो ये राम मिलाई जोड़ी है। हम भी वही चाहते हैं जो SCO चाहता है। दूसरा कारण है कनेक्टिविटी। पूरब से पश्चिम अगर जमीने के रास्ते से जाना है तो मध्य एशिया से होकर ही जाना पड़ेगा, माने SCO के देशों से होकर जाना पड़ेगा। भारत पूर्व में है और दूरिया का इंजन पश्चिम में। फिर मध्य एशिया में तेल और गैस के भंडार भी है जो भारत जैसे विकासशील देश के काम आ सकते हैं। मध्य एशिया पर एक वक्त रूस का प्रभाव था, लेकिन अब चीन तेजी से रूस की जगह लेता जा रहा है।
चीन की आक्रामकता के मद्देनजर भारत चाहता है कि मध्य एशिया से उसके संबंध वैसे ही रहे जैसे हजारों साल पहले थे। व्यापार और सांस्कृतिक आदान प्रदान भी वैसे ही बना रहे। एससीओ में ऐसे देखा जाए तो 3 तरह के देश होते हैं। पहला होता है स्थायी सदस्य, फिर ऑब्जर्वर और उसके बाद आता है डायलॉग पार्टनर। और फिलहाल अगर हम देखने जाए तो 8 स्थायी सदस्य हैं, जिसमें ताजिकिस्तान, उज्बेकिस्तान, किर्गिस्तान, कजाकिस्तान, पाकिस्तान, रूस, चीन और भारत का समावेश होता है। पर साथ में आपको ये भी हम बता देते हैं कि जल्द ही ये संख्या 9 होने वाली है, क्योंकि ईरान 2023 में स्थायी सदस्य बन जाएगा। कागजी कार्यवाही जो है वो लगभग अंतिम चरणों में है। स्वाभाविक है कि एससीओ में सारे बड़े फैसले स्थायी देश लेंगे, लेकिन दूसरे देश भी एससीओ की गतिविधियों में शामिल हो सकते हैं। इसके लिए 2 कैटेगरी है। पहली है ऑब्जर्वर स्टेट, जिसमें फिलहाल 4 देश आते हैं, जिसमें अफगानिस्तान, मंगोलिया, बेलारूस और ईरान का समावेश होता है। और आपने गौर किया होगा कि ईरान जो है वो ऑब्जर्वर स्टेट से स्थायी सदस्यता की तरफ तेजी से बढ़ रहा है। इस कैटेगरी के देश एससीओ की बैठकों में बुलाए जाते हैं ताकि इन्हें एससीओ के तौर तरीकों का अनुभव होता रहे। एक तरफ से ये कोर्सिव पीरियड होता है जब संगठन और देश दोनों समझ रहे होते हैं कि बात बन रही है या नहीं। ऑब्जर्वर स्टेट प्राय ऐसे देश होते हैं जिन्हें किसी न किसी स्थायी सदस्य का समर्थन मिला हुआ है, लेकिन ऑब्जर्वर स्टेट की संज्ञा सभी को नहीं मिलती। प्राय पहले संबंधित देश को एससीओ का डायलॉग पार्टनर बनना होता है। फिलहाल देखा जाए तो तुर्की, श्रीलंका, कंबोडिया, नेपाल, अजरबैजान और आर्मेनिया डायलॉग पार्टनर है। सऊदी अरब, मिस्र और कतर डायलॉग पार्टनर बनने वाले हैं। और इन सब से हाल में ही के ही सालों की अगर हम जिक्र कर दें तो एससीओ के साथ मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग यानी कि एमओयू पर साइन किए हैं। भारत ने ये सारे चरण 2017 में पूरे कर लिए थे। एससीओ की सीढ़ी में तभी ऊपर बढ़ा जा सकता है जब आपका कोई दोस्त स्थायी सदस्य हो। ये साथ भारत को मिला अपने पुराने दोस्त रूस से, जो संघाई 5 के जमाने से स्थायी सदस्य है, जैसा कि लाजमी था। और रूस भारत की तरफ से लामबंद था, तो चीन पाकिस्तान की तरफ से। इसीलिए 2017 में भारत और पाकिस्तान को साथ साथ सदस्य बनाया गया ताकि अकारण नाराजगी का माहौल न बन जाए। अब ये तो हमारी सारी चर्चा हो गई कि एससीओ के कौन कौन से सदस्य हैं, उनका रोल क्या होता है और कैसे बना जाता है। लेकिन साथ ही आपको फिर से एक बार याद दिला दे, कुछ पीएम मोदी की महत्वपूर्ण बातें हैं जिन पर हमें गौर करना है। पीएम मोदी ने जो बातें कही उसमें महत्वपूर्ण बातें ये थी कि भारत की अर्थव्यवस्था की इस साल 7.5% की दर से वृद्धि होने की उम्मीद है। यह हर दुनिया की प्रमुख अर्थव्यवस्थाओं में सबसे अधिक होगी। हम भारत को एक विनिर्माण केंद्र बनाने की दिशा में आगे बढ़ रहे हैं। हमारे जन केंद्रित विकास मॉडल में प्रौद्योगिकी के समुचित उपयोग पर काफी ध्यान दिया गया है। कोविड-19 और यूक्रेन में हालात के कारण वैश्विक आपूर्ति श्रृंखला बाधित हुई है, जिससे खाद्य एवं ऊर्जा सुरक्षा संकट पैदा हुआ। एससीओ को हमारे क्षेत्र में लचीली आपूर्ति श्रृंखला बनाने का प्रयास करना चाहिए। लचीली आपूर्ति श्रृंखला के लिए बेहतर संपर्क सुविधा और एक दूसरे को ट्रांजिट अधिकार देना महत्वपूर्ण होगा। अब साथ ही आपको ये भी बता दें कि एससीओ को लेकर भारत की 3 प्रमुख पॉलिसी क्या है। सबसे पहले हम अगर नजर करें तो रूस से संबंध मजबूत करना, दूसरा चीन के दबदबे पर लगाम और पाकिस्तान को जवाब देना, और तीसरा है सेंट्रल एशियाई देशों के साथ सहयोग बढ़ाना। यानी कि एससीओ में जो भारत की उपस्थिति है वो काफी महत्वपूर्ण रखती है, क्योंकि हम जानते हैं कि कभी भी किसी भी देश के साथ या तो दोस्ती हो जाती है या कई मुद्दों पर शायद कुछ नोकझोंक भी हो जाती है। आपको फिर से एक बार याद दिला दे, क्योंकि चीन का जिक्र हुआ है तो कहीं ना कहीं चीन के साथ कुछ झड़प भी बीच में हुई थी, जिसके बाद ये जरूरी हो गया है कि चीन की विस्तारवादी नीति के खिलाफ हम दूसरे देशों का समर्थन भी हासिल कर ले। पाकिस्तान की बात करें तो पाकिस्तान के साथ भी अक्सर हमारी नोकझोंक होती रहती है, जिसकी वजह से जरूरी है कि पाकिस्तान पर भी दबाव
बना रहे। आपको ये बता दें कि ये समिट जो होती है वो इसीलिए भी महत्वपूर्ण होती है क्योंकि हमारी जो विदेश नीति है जो बनाई जाती है, जिसके कुछ निर्णय कहीं ना कहीं इन सब समिट के द्वारा लिए गए फैसलों से ही जुड़े होते हैं। तो एससीओ समिट 2022 में हमारे पीएम नरेंद्र मोदी का गर्मजोशी से स्वागत भी हुआ। अगर हम जिक्र करें तुर्की के साथ मीटिंग की या फिर रूस के साथ मीटिंग की, जिसमें भी महत्वपूर्ण वार्तालाप पीएम मोदी द्वारा किया गया। अब देखते हैं कि आगे एससीओ के बाद क्या होता है। ऐसे तो एससीओ की अगले साल मेजबानी भारत करने वाला है, जिसमें वो कोई कसर बाकी नहीं रखेगा। अब देखते हैं कि आगे इसका असर अन्य देशों पर या विदेश नीति पर क्या देखने को मिलता है। तो ये तो हमारी स्पेशल रिपोर्ट थी। ज़्यादा जानकारी के लिए आप जुड़े रहे राष्ट्र प्रथम के साथ। नमस्कार।